Good morning class 8. Today we will continue our chapter 12 friction. फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा था, उसमें हमने स्मूथ सरफेसेस के बारे में देखा था, रफ सरफेसेस के बारे में देखा था। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है फ्रिक्शन के, किस में ज़्यादा कम होता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन कब होता है? जब दो सरफेसेस में रेगुलरिटी मतलब सेम नहीं हो। Even though surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. जो ऐसे surfaces जो कि बहुत ही स्मूथ दिखते हैं बट उनके अंदर लार्ज बहुत सारी बहुत छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ भी होती है। जैसे 12.5 में देखने का ये देखिए, आपको ये लग रहा है कि ये स्मूथ है, लेकिन ये देखिए सरफेस ऑफ द बुक, ये सरफेस ऑफ बुक है और सरफेस ऑफ टेबल है, कुछ डिसिमिलरिटीज दोनों में। irregularities on the two surfaces lock into one another. irregularities जो होती है वो दो सरफेस के बीच में छुप जाती है, लॉक हो जाती है। when we attempt to move any surface, जब हम उसको सरफेस को मूव करने की कोशिश करते हैं, वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। अब उनको अपन को उसको अलग करना है तो फिर उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग मतलब उसको अलग करना। ऑन द रफ सरफेस देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। अब जो रफ सरफेस होती है उसमें बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटीज होती हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है जब रफ सरफेस होती है, और जब स्मूथ सरफेस होती है तब क्या होता है? एकदम कम होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? स्टॉप करने का होता है ना। तो जब हम अपन फोर्स लगा रहे हैं किसी को, ऑयली सरफेस पे अपन फोर्स लगा रहे हैं तो आराम से अपन फोर्स लगा सकते हैं, वो फटाफट चल लेगा। लेकिन रफ सरफेस होगी, कोई बॉक्स अपन को मूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। वी सी दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन दी टू सरफेसेस। फ्रिक्शन कब होता है? जब अपन उसको मूव करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं। जैसे ये इंटरलॉक जो भी मूव कर रहा है तो इंटरलॉकिंग हो रहा है। अब जैसे पड़ी है तो वो क्या है? लॉक पड़ी है अभी। इट इज़ ऑब्वियस दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होगा जब दोनों सरफेस को बहुत ही हार्ड तरीके से फोर्स लगाया है। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it. आप उसको मैट को भी ड्रैग कर सकते हो, उसको खींच सकते हो। when a person is sitting on it, एक पर्सन सिट कर रहा है तब आप उसको मूव कीजिए और एक खाली मैट मूव कीजिए। जब पर्सन बैठा है तब अपन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। Recall your experience when last time you move a heavy box from one place to another। 12.6 में अभी देखिए, आपने जब हैवी बॉक्स को पुल किया था, पुश किया था। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट एक्सपीरियंस नाउ। अगर आपके पास ऐसा कोई बॉक्स पुश करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पुश कर सकते हो। व्हाट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन। देखिए ज़्यादा ईजी कौन सा सब क्या होगा? जब एक बॉक्स को रेस्ट से, यानी कि जो ऐसे नॉर्मली पड़ा है बॉक्स, उसको उस टाइम मूव करना या फिर वो पहले से मोशन में तब मूव करवाना। ऑब्वियसली जब वो रेस्ट में तब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज अ मेजर ऑफ द स्टैटिस्टिक फ्रिक्शन। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measure of sliding friction। देखिए जो अगर रेस्ट में है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको अपन फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जब उसको मूव करवाना हो। और जो पहले से मूव में है अपन उसको फोर्स लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, the contact point on its surface do not get enough time to lock into contact points on the floor। जब बॉक्स जो होता है ना वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं ना उनके सरफेसेस के, तो वो उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी सरफेस पे लॉक हो जाए, अपनी सरफेस पे
स्टॉप ही रहें. सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इसलिए वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से. फाइंड इट सम दैट इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड. अब देखिए दोनों में से ज़्यादातर फोर्स किस में लगाना पड़ेगा, जो स्टॉप में है. फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल. फ्रिक्शन बहुत ही ज़रूरी है. देखिए क्यों. फ्रिक्शन. रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. इज इट ईजियर टू होल्ड कुल्हड़ अर्थन पॉट. कुल्हड़ जो होता है आपको कुल्हड़ अर्थन पॉट और एक ग्लास टम्बलर लीजिए या फिर उसको कुल्हड़ लीजिए, तो कौन सा ज़्यादा इजी होगा उसको पकड़ने में. सपोज आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीसी. अगर टम्बलर की आउटर सरफेस जो होती है वो ग्रीसी है, एकदम चिपचिपी है, और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, या फिर उसकी पतली सी लेयर जो होती कुकिंग ऑयल की है, वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट. जो अब उसको ग्लास जो टम्बलर है अब उसको पकड़ने में इजी होगा या फिर है ना हार्ड होगा. हार्ड होगा, क्योंकि वो फिसल सकता है, हमारे हाथ से गिर सकता है. जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन. अब देखिए क्या वो पॉसिबल है उस ग्लास को पकड़ना जब अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ही नहीं है. ऑयलिंग करने से फ्रिक्शन कम हो जाता है. रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine a being able to walk at all if there were no friction? अब जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं हो वहाँ पे आप चल के बताइए क्या वो पॉसिबल होगा. नहीं होगा. You could not write with pen or pencil if there were no friction. आप पेन या पेंसिल से जो लिखते हैं ये फ्रिक्शन के बिना हम लिख भी नहीं पाते. When your teacher is writing with a chalk on a blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? देखिए अब मैं जो चौक पे लिखती हूँ, चौक से लिखती हूँ ब्लैकबोर्ड पे, तो उसके डस्ट पार्टिकल, चौक के डस्ट पार्टिकल वो ब्लैकबोर्ड पे चिपक जाते हैं, है ना. वो क्या होता है, क्योंकि रफ सरफेस है इसलिए वो रफ सरफेस पे चौक रब होती है, एकदम रब होती है, तब जाके उस पर लिखा जाता है. लेकिन अगर ऑयली ब्लैकबोर्ड हो, अगर जैसे कभी नहीं ऐसा आता है बीच में कि ऑयली सरफेस हो जाता है ब्लैकबोर्ड, फिर उस पर लिखा नहीं जाता. क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता है. तो फ्रिक्शन से बिना अपन फ्रिक्शन के बिना हम लिख भी नहीं पाते. इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगर मूव करना स्टार्ट हो गया, अगर वो फ्रिक्शन नहीं है तो फिर वो स्टॉप भी नहीं हो सकता. हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बीइंग बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड. जो ऑटोमोबाइल्स के जो टायर होते हैं और रोड के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्टॉप नहीं होंगे. दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप. वो स्टार्ट भी नहीं होंगे, स्टॉप भी नहीं होंगे. और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब उसको वो मोशन वो अपने डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकता. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नोट. अब आप कोई भी अपन फिक्स भी नहीं कर सकते. वॉल पे कोई भी नेल होती है या एक नॉट आप गांठ बांधनी वो भी नहीं कर सकते. द फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. फ्रिक्शन के बिना कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती. सेल्स ऑफ शू वर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. देखिए सोल्स जो होते हैं शू के वो भी बनाए जाते हैं, उसमें भी फ्रिक्शन होता है. नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.